हेलो स्टूडेंट, दिस इज आलम। वेलकम इन साइंस सेरा। मैं आप लोगों को फिर से तीसरा पार्ट मीन्स एमसीक्यू का तीसरा पार्ट, पहला में एग्जाम्पलर बताया, दूसरा में एनसीईआरटी बेस्ड था, तीसरा में जो थोड़ा सा आउटसाइडर है, मीन्स आउटसाइडर नहीं है, मतलब बोला जाए कि ये दोनों का रिवीजन है। समझ रहे हो, दोनों का रिवीजन जिसमें से सब चीज़ आपको फिर से मिलेगा ही मिलेगा। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कंसर्न विद, मतलब कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का अर्थ क्या होता है। तो भैया आपको बता दिया मैंने स्टार्टिंग में, जब रेस्पिरेशन शुरू किया था मैंने आपको बताया था क्या, मैंने बताया था रेस्पिरेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जिसमें से आंसर होगा सी। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 2, द कॉमन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी मीन्स सेलुलर एक्टिविटी में जो कॉमनली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, क्या है क्या है क्या है, वो है एटीपी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 3, द टिश्यू रेस्पिरेशन रिफर टू मीन्स टिश्यू के अंदर, सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होते हैं उसको किस रेस्पिरेशन को बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे ऑप्शन सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाए तो आप आंसर सेलुलर रेस्पिरेशन मारना, टिश्यू रेस्पिरेशन मीन्स इंटरनल रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द CO2 कंसेंट्रेशन ब्लड इंक्रीजेज, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होगा। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका ब्लड जो है जल्द से जल्द कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, लंग्स तक पहुंचाएगा। इसकी वजह से आपका ब्रीथिंग जो होगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है, आप यार्निंग करते हो, मतलब जोर से करते हो, तो क्या होता है, इसलिए करते हो क्योंकि आपके बॉडी में लंग्स जो है क्या होता है, लंग्स के अंदर जो है या बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ही ऐसा यार्निंग करने का, इसका मतलब ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 5, वोकल कॉर्ड अकर इन, वोकल कॉर्ड कहाँ पे होता है, वोकल कॉर्ड को ही हम लोग लैरिंक्स बोलते हैं, याद है ना। इसका नाम वॉइस बॉक्स भी है, इसका नाम वोकल कॉर्ड भी है, इसका नाम एडम्स एपल भी है और इसका नाम लैरिंक्स भी है। समझ में आ रहा बात, तो यहाँ पे आंसर होगा लैरिंक्स, फायरिंग्स नहीं होगा, क्योंकि फायरिंग्स तो ये रीजन को बोलते हैं फायरिंग्स। ठीक है ना, याद रखिए इस रीजन को फायरिंग्स बोलते हैं। ब्रोंकाई, ग्लोटिस किसको हो गया, ग्लोटिस मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द लैरिंग, मतलब कि फूड विंड पाइप का स्टार्टिंग को ग्लोटिस बोलते हैं, याद रखना आप लोग, है ना। फायरिंग्स वो जगह जहाँ पे दोनों ट्यूब स्टार्ट होता है मीन्स विंड पाइप फूड पाइप। ठीक है ना, लैरिंग्स हो गया, ये वोकल कॉर्ड को बोल दिया। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है इसमें, इन मैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनालोगस टू स्पाइरल्स ऑफ कॉकरोच, मतलब बताइए कि कॉकरोच, जैसा कि इसके पहले वाले में बताया उसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चन जो था कि कॉकरोच जो सांस लेता है वो सांस लेने के तरीका इंसान से किससे मैच करता है। तो सबको पता है कॉकरोच किससे लेता है, स्पाइरकल से लेता है। इंसान किससे लेता है, तो नॉस्ट्रिल से लेता है, नाक से लेता है, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ये क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर में बहुत बार आते हैं। ठीक है ना, कि आपका जो ट्रैकिया है मीन्स ये जो है ये इसको कनेक्ट करता है, तो वो है कार्टिलेज रिंग्स, याद रखिएगा कार्टिलेज रिंग, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, सबसे नीचे में लिस्ट में लिखा हुआ है, कार्टिलेज रिंग्स हेल्प टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, याद रखिए ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकता है। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। ये सब क्वेश्चन जो है आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ मैं वो क्या है, सब क्या है, थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है ना, मतलब पिछले वाले जो मतलब पीछे चला गया जो क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 जो है मेरा बना हुआ है उससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता दूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मेक्स द मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ रेड सेल्स, मतलब कौन ऐसा सेल है। यहाँ पे बता दूँ आपको, मैंने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन वहाँ बताया था तो हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था, वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन था। तो वहाँ पर बता दो आपको, हीमोग्लोबिन कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स नहीं करेगा। हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन, हाँ रुकिए एक मिनट आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर तो O2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एक और ऑप्शन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मेक्स द मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ RBC। ये बात समझिएगा बढ़िया से, ऑक्सीजन सबसे कम हीमोग्लोबिन रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो करेगा O2 से, इसका भी ऑप्शन दिया हुआ, N2 को छोड़ दो आप। तीसरा है जो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बात बता दूं मैं आपको, सबसे ज़्यादा जो है करेगा वो किसके साथ करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का करेगा। इसका मतलब बोलते सफोकेशन से डेथ हो जाता है। मतलब कि इसमें एक मैं आपको छोटा सा बात बता दूं आपको कि अगर कोई रूम बंद है पूरी तरह से सब तरह से पैक है और अंदर में कभी
चूल्हा के जला दिया गया तो बोला जाता है उस रूम को है जो है ना पूरी तरह से कवर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस जो है वो क्या करेगा, आपके बॉडी में जाएगा, लंग्स जो होंगे मीन्स एल्वियोली जो होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड में जैसे जाएगा तो वो ऑक्सीजन लेने की वजह सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को लेना पसंद करेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो हाई एफिनिटी होता है देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हाई एफिनिटी देन द कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला नंबर किसका आ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा नंबर ऑक्सीजन, तीसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपको ये तीनों ऑप्शन दिए हुए सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम ऑफ एयर इन एंड एयर आउट। तो आपको जस्ट बता दिया मैंने, टाइडल वॉल्यूम होता है उसको, है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को जोड़ देंगे टाइडल वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। और एक और सवाल आता है रेसिडुअल वॉल्यूम का, याद रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ मीन्स रेसिडुअल वॉल्यूम मीन्स क्या होता है कि मीन्स ये आपको ऑप्शन ऑलरेडी दिया और डी नंबर इसका आंसर मीन्स इसका क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में डी नंबर जो ऑप्शन रेसिडुअल वॉल्यूम, उसका मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ क्या है ये, कि रेसिडुअल वॉल्यूम का फंक्शन क्या है कि गैसेस ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, मीन्स सांस छोड़ने और सांस लेने के बीच में हमेशा हमारे लंग्स में कुछ गैसेस प्रेजेंट होते हैं जो प्रिवेंट करता है किसको? एल्वियोली को कोलैप्स होने में। समझ में आ रहा बात? एल्वियोली को कोलैप्स होने में कुछ गैसेस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो है एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है ना। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज कैरिड इन फ्रंट ऑफ मीन इन द फॉर्म ऑफ, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कैरी हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा ऑक्सीजन जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो ऑक्सीजन को तो समझ में आ गया बात, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर लेता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होता है भाई? उसका नाम होगा बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे, व्हाट इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए ना आप देख लो, मैं तो देख के बढ़ा रहा हूँ, मैं देख के बढ़ा, मेरे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस है। इसमें से जो भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, एटीपी बनता है, क्या नहीं बनता है? ग्लूकोज, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब ही तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन लिखा द रेस्पिरेटरी गैसेस आर एक्सचेंज इन, कहाँ होता है भाई? तो सबको पता है, पढ़ लिए हैं, आ गया क्वेश्चन एल्वियोली में। एल्वियोली वो जगह जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, अगर प्लांट की बात करते हैं तो वह है स्टोमाटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउट ऑफ द बॉडी इज नोन एज, मतलब कि आपके बॉडी से जो मूवमेंट ऑफ एयर जो होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा वो कब होगा? एक्सहेलेशन में, मतलब कि जब आपके बॉडी से एक्सहेल करेंगे, आप सांस को बाहर निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डज द गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स कहाँ से ऑक्सीजन में से लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से एक्सचेंज करते हैं? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो थोड़ा सा गलत टाइप का है, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर में आया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि एल्वियोलस होते हैं, लेकिन एल्वियोली अब ऑप्शन दिया ही नहीं है। यहाँ पे नोस्ट्रिल है, यहाँ पे ट्रैकिया है, यहाँ पे स्किन है और यहाँ पे एल्वियोली है, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर डज द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन लैंड एनिमल्स, तो लैंड एनिमल्स कहाँ से करते हैं? तो आपको एल्वियोली होगा। अगर एल्वियोली नहीं होता तो क्या करते हैं? नोस्ट्रिल होता है। और अगर बात कर सकते हैं यहाँ पे एम्फीबियंस की बात कर लेते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे आंसर होता है स्किन, क्योंकि फ्रॉग टोड जो है वो स्किन रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पे देखिएगा इसमें ट्रू बता रहा है, बताइए इसमें ट्रू क्या है। देखिए इसमें डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता दूँ, थोरेसिस डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन, मीन डायफ्राम जो होता है ना वो डोम शेप का हो जाता है, कब? जब हम एक्सेल करते हैं, और इनहेल में करेंगे तो क्या वो फ्लैटेंड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे होकर और चला जाएगा, और रिब के जो ऊपर की हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस possible in because of the large surface area present inside the lungs because of the alveoli, means alveoli नहीं होगा तो large surface कितना बताया था आपको? 80 मीटर स्क्वायर बताया था आपको। 80 मीटर स्क्वायर जो है एरिया जो होगा एक्सपेंड करेगा जब अगर एल्वियोली को एक्सपेंड करेंगे हम लोग, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 में, ह्यूमन लंग्स हेल्प इन, सबको पता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ह्यूमन लंग्स का काम है ब्लड को रेड करना, ह्यूमन लंग्स का काम है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना, ह्यूमन लंग्स का काम है आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन करवाना, मतलब कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगा कब? जब ऑक्सीजन लंग्स से लेगा। अगर किसी व्यक्ति का लंग्स से ऑक्सीजन मतलब बोले तो
अगर लंग्स नहीं होगा तो क्या होगा, तो मेरा आंसर यहाँ पे होगा कि उसको जैसे ब्लड चढ़ाया जाता है ना, वैसे उसको ऑक्सीजन उसको चढ़ाना पड़ जाएगा, जबकि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर रेस्पिरेशन। मीन्स रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, तो CO2 नहीं, कोलफील्ड प्लांट के लिए एनर्जी नहीं, तो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन ही पॉसिबल है किसमें, रेस्पिरेशन में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होंगे तो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या है, सबको पता है, ये पहला क्वेश्चन था हम लोगों का इस टॉपिक का, क्या भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। The oxygen evolve as a byproduct during the photosynthesis comes from। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है आगे फोटोसिंथेसिस का, क्यों फोटोसिंथेसिस आगे, क्योंकि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है, इसलिए दे दिया गया ताकि बच्चा कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको बता दूं मैं आपको कि एग्जामिनेशन में तो ये तो चारों ऑप्शन तो होंगे ना, क्योंकि मैं तो आपको बोला था कि रेस्पिरेशन पढ़ा रहे थे, फोटोसिंथेसिस कहाँ से आ गया, इसलिए आगे ताकि कंफ्यूजन आपका बढ़ा रहे और आप आंसर को, क्वेश्चन को, आंसर को समझ के पढ़े। यहाँ पे आंसर क्या होगा, वाटर। द ऑक्सीजन कहाँ पे, मीन्स ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में कहाँ से आते हैं, आंसर होगा वाटर। अगला क्वेश्चन 21, ब्रीथिंग रेट इन मैमल्स कंट्रोल बाय पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आगे, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से नो रेस्पिरेशन का तो नहीं है, ये क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, लेकिन बात रेस्पिरेशन क्या है तो बताइए। ये क्वेश्चन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आएगा तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद वीडियो उसी का आ रहा है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, कि ब्रीथिंग रेट को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो फोर ब्रेन का पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो स्पाइनल कॉर्ड का जस्ट पहला पार्ट, ब्रेन का सबसे पहला पार्ट, अगर स्पाइनल कॉर्ड के सबसे जाते हैं तो ब्रेन का सबसे पहला पार्ट मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, और यही क्या करता है, हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है और रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। अगली तरफ क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई, CO2 इज गिवन आउट। वहाँ पे CO2 गिवन आउट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं लिए जाते हैं, ऑक्सीजन CO2 नहीं लिए जाते हैं, O2 आउट नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड केवल आउट होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। डिजीज इज कॉल्ड प्लूरेसी इज ड्यू टू। मतलब क्या हो रहा है कि एक प्लूरेसी जो है एक डिजीज है जो किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन जो है बाहर का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन NCERT का नहीं है और ना ही आपके एग्जामिनेशन में कभी पूछा गया। फिर भी आप इसको कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा, मतलब कि अगर लंग्स के बाहर वाला एरिया फूल जाएगा तो वो बीमारी हो जाता है प्लूरेसी। क्योंकि नाम प्लूरा से है, ठीक है। प्लूरा लंग्स के आउटर मेम्ब्रेन का नाम है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन जो है 24, लिप्स रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बताइए, क्योंकि लिप्स में तो स्टोमाटा होते हैं ना। हाँ, अगर ट्रंक की बात हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, लेंटिसल्स होते हैं, ठीक है ना। करेक्ट स्टेटमेंट की बात कीजिए, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है केवल और केवल क्या है, बोला कि स्टेम ऑफ प्लांट रेस्पायर थ्रू द लेंटिसल्स। अभी जस्ट मैंने बोला कि रूट अगर होगा, अगर लीफ होगा तो वहाँ पे क्या बात करेंगे हम लोग, स्टोमाटा की बात करेंगे, लेकिन अगर हम स्टेम की बात करेंगे तो लेंटिसल्स ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन्स थिक एंड ड्राई सरफेस। मतलब कि इसमें से कौन जो है वो गलत है, ठीक है ना। क्या भाई, थीन एंड मॉइस्ट, क्योंकि अगर लंग्स का एमिस जो है एल्वेली का जो वॉल है ये पतला नहीं होगा तो ऑक्सीजन गैसेस नहीं होंगे, लार्ज सरफेस एरिया नहीं होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, और क्लोज टू ऑक्सीजन एंड गैस ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ऑक्सीजन जो बहुत ज़्यादा क्लोज होगा और गैस ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं लिया जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा। लेकिन थिक एंड ड्राई सरफेस होगा तो कभी भी किसी भी हाल में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 27, रेस्पिरेशन इन ईट्स क्या करते भाई, तो सबको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन करते, ऑप्शन नंबर सी होंगे, ठीक है ना माय डियर। अब आ जाते 28 में जो मसल क्रैम्प से रिलेटेड है, तो आपको पता है मसल क्रैम्प क्यों होते हैं, ये बात मैंने आपको बता दिया है। मसल क्रैम्प जो होते हैं वो है लैक्टिक एसिड, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस इन एन अर्थवर्म थ्रू। तो अर्थवर्म की बात है, देखो यहाँ पे एक स्किन के बारे में बताया था मैंने आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो NCERT के ही है कि वहाँ पे अर्थवर्म किससे ले रहे हैं। देखिए कोकरोच के बारे में मैंने बता दिया, फ्रॉग के बारे में बता दिया, अब आगे अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जो अपने मॉइस्ट स्किन से ही सांस लेते हैं, समझ में आ रहा है। देखिएगा आप लोग बरसात का मौसम जो होगा ना तो अर्थवर्म जो होगा पानी से बाहर आ जाए, क्योंकि पानी के अंदर वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, उसको आना ही पड़ेगा। लेकिन वो डस्ट में भी नहीं जाते, क्योंकि अगर डस्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मर भी सकता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजन ब्लड
में जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है, वो करता है RBC, मतलब ऑप्शन नंबर बी। मेरे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, आपको मैंने लगभग जो है 30, 40, 50 क्वेश्चन मैंने 3 सेट में बना दिया है। मैं एक साल ही वीडियो डाल सकता था, मैं इसलिए नहीं डाला कि ताकि बोरिंग ना हो, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ क्या है, इंटरेस्ट भी ज़रूरी है ना। इंटरेस्ट रहेगा तो आप ज़रूर पढ़ोगे। ये मेरा स्टार्टिंग का वीडियोज़ है, अभी मैं नया हूँ, मैं बिल्कुल आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, है ना। तो आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा। हाँ, जहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होता है तो मुझे कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उस गलती को सुधारूं, क्योंकि आप मुझे बता सकते हैं मैं कितना अच्छा टीचर हूँ। मैं अगर मैं आपको नहीं सिखा पाऊँगा, शायद मैं आपके लिए अच्छा नहीं हूँ, तो आप मुझे अच्छा बना सकते हैं। तो 2 तरीका अच्छा बनाने का, पहला तरीका, मेरी गलती को मुझे बताइए कि आप ये गलती कर रहे हैं, तो मैं शायद सुधार पाऊँगा। और दूसरा, मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वो घंटा है ना उसको ज़रूर से बजा दीजिएगा, क्योंकि घंटा बजाइएगा ना तो मेरे को पता चलेगा हाँ कोई भाई तो मेरा है जो मेरे को, कोई तो मेरा स्टूडेंट जो मेरे को घंटा बजा के बता रहा है कि आई एम ओके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, क्योंकि इसके बाद मेरे पास शॉर्ट आंसर की वीडियो आ रहा है, जिसमें NCERT का वीडियो रखूँगा, फिर एग्जाम्पलर का कुछ क्वेश्चन आंसर का वीडियो रखूँगा, और कुछ क्वेश्चन जो होंगे जो एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।